नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। अब हम अगले अध्याय पर चलेंगे, अगले अध्याय पर नहीं, अगली धारा पर चलेंगे जो कि धारा 26 होगा। हम राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि अध्याय 5 के अंतर्गत है। धारा 25 तक हमने पढ़ लिया था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जब सदस्यों को ही अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे धारा 26। धारा 26 में देखेंगे कि राज्य आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होंगे उनकी वेतन भत्ते या फिर अन्य शर्तें जो होंगी वो किस प्रकार की होंगी। तो हम लिखते हैं धारा 26। धारा 26 के अंतर्गत हम लिखते हैं धारा 26 और इसमें हम देखेंगे राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा निबंधन और शर्तें। राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा निबंधन एवं शर्तें बहुत सामान्य है। जैसा कि हमने राष्ट्रीय आयोग के विषय में पढ़ा था कि राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य थे उन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते या फिर उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी ये सब चीजें निश्चित करने का काम कौन करता था? केंद्र सरकार करती थी वहां पर। तो यहां पर जो वेतन भत्ते जो हैं, चूंकि राज्य आयोग है, राज्य स्तर का है, इसलिए वेतन हो भत्ता हो या अन्य सुविधाएं हो, इसको निश्चित करेगी कौन? राज्य सरकार निश्चित करेगी। सरकार निश्चित करेगी, यानी राज्य सरकार को ये वेतन भत्ते देना है तो राज्य सरकार ही पहले बताएगी कि कौन कौन से वेतन भत्ते, कौन कौन से वेतन, कितना वेतन मिलेगा, कौन सी सुविधा मिलेगी, क्या भत्ता मिलेगा, इन सब चीजों के विषय में ये कहता है। ठीक। लेकिन एक बार कोई अध्यक्ष या सदस्य जब क्या हो जाएगा? पदस्थ हो जाएगा। तो पदस्थ होने के बाद जो भी उसको वेतन भत्ते या अन्य सुविधाएं हैं इसमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी अगर वेतन परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि अगर पहले वेतन 50,000 निर्धारित है तो उसको 60,000 किया जा सकता है। लाभकारी परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन हानिकारक यानी अलाभकारी परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं धारा 27। धारा 27 कहता है राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद, राज्य आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी वृंद, इसका मतलब क्या है कि राज्य आयोग के अंतर्गत जो अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनके बारे में कहता है। तो सबसे पहला एक अधिकारी जिसको कि सबसे पहले ही हमने पढ़ा है राज्य आयोग में कि राज्य आयोग का गठन जो होगा 3 सदस्य होगा। एक तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो रहा है वो उसका अध्यक्ष रहेगा। ठीक। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो कि रिटायर हो चुका है वो उसका अध्यक्ष होगा। दूसरा, हाई कोर्ट के
हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश जो कि काम कर रहा है, कार्यकालीन है या फिर रिटायर हो चुका है, वो उसका एक सदस्य होगा। तीसरा, जो जिला न्यायालय है उसमें कोई जज है जो कि 7 वर्ष तक कार्य कर चुका है, तब की स्थिति में वो उसका सदस्य हो सकता है, कार्य कर रहा है या फिर रिटायर हो चुका है 7 वर्ष का कार्य कर। तो इस तरीके से 3 सदस्य देखा था। लेकिन एक चीज हमने देखा था कि इसका जो सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, वो एक सचिव होगा। ठीक, एक सचिव की बात की थी हमने कि जो इसका पूरा कामकाज देखेगा, उसको वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां जो आयोग का अध्यक्ष है वो अध्यक्ष चाहे तो दे सकता है। उसी सचिव के विषय में यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले उपधारा में। तो धारा 27 की उपधारा क्या बोले, पहला नंबर क नंबर का जो अधिकारी है वो तो होगा सचिव। ठीक, आयोग का सचिव। इसको निर्धारित कौन कर, मतलब इसको उपलब्ध कौन कराएगा? ठीक, जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी उपलब्ध कराने हैं वो कराने हैं किसको? राज्य सरकार को ही। सारे अधिकारी कर्मचारी कौन नियुक्त कराएगा, उपलब्ध कराएगा? राज्य आयोग है तो राज्य सरकार। यहां पर लिख देता हूं स्टेट गवर्नमेंट यही कराएगा। तो सबसे पहला तो सचिव उपलब्ध कराएगा आयोग का, लेकिन यह क्या होना चाहिए, इसको पहले भी बताया हूं, राज्य सरकार में सचिव पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, ना हो, ऐसा उपलब्ध कराएगा। एक तो यही है, जो एक कौन होगा, यही सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। नंबर का अधिकारी और कर्मचारी जो नियुक्त कराना है तो एक अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कि वहां पर हम पुलिस महानिरीक्षक, हमने जो उसमें पढ़ा था क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में, जिसमें हमने देखा था कि पुलिस महानिदेशक के नीचे के पंक्ति का नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय आयोग में देखा, यहां पर एक पुलिस अधिकारी जो नियुक्त कराया जाएगा, उस पुलिस अधिकारी का काम क्या होगा, वो करेगा अन्वेषण आदि का काम करेगा। ठीक, तो यहां पर जो पुलिस अधिकारी नियुक्त होगा, यहां पर एक पुलिस अधिकारी नियुक्त होगा, पुलिस अधिकारी को यहां पे रखा जाएगा। ये पुलिस अधिकारी जो होगा, इसके विषय में ध्यान रखेंगे कि यह पुलिस महानिरीक्षक, वो महानिदेशक था, निरीक्षक के स्तर का होना चाहिए। ठीक, अब ये जो सचिव पंक्ति का, इसको सरकार वेतन कहां से देती है, वो सचिव रहता तो वैसे ही वेतन मिलता है वो वाला। ये पुलिस महानिरीक्षक होगा तो पुलिस महानिरीक्षक के रूप में वेतन पाएगा। ठीक, इसके अलावा अन्य प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त करे जा सकते हैं ख नंबर पॉइंट के अंतर्गत। ठीक, पुलिस अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त करना है, ये दो तो करना ही है, साथ में और भी अधिकारी, कुल मिला के अन्वेषण के लिए, यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अन्वेषण यानी जांच के लिए अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अन्वेषण के लिए यानी ख नंबर पॉइंट के अंतर्गत जो भी अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं, ये पहले से ही राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी होंगे, अलग से इनकी नियुक्ति नहीं होगी। जैसे इसमें हमने देखा सचिव पहले से राज्य सरकार में कहीं पदस्थ होगा,
उसको आयोग का सचिव बनाया जाएगा। उसी प्रकार से पुलिस महानिरीक्षक पहले से कहीं पदस्थ होगा, उसको आयोग के अंतर्गत नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो ये अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं, ये अधिकारी और कर्मचारी भी तो कहीं पहले से काम कर रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं कोई एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, कोई टीआई है, टाउन इंस्पेक्टर है, कोई वो है क्या बोलते हैं सिपाही है, वो सब इसके अंतर्गत नियुक्त किए जा सकते हैं, फिर वो आयोग के लिए काम करेंगे। लेकिन ये एसआई टीआई सिपाही जो हैं, ये पहले से कहीं ना कहीं पद में है, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, बस उनको यहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस विभाग में। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है कि ये पहले से काम कर रहे हैं कहीं, ये पुलिस महानिरीक्षक भी पहले से काम कर रहे हैं कहीं। तो ये तो था उपधारा 1, यानी उपधारा 1 के अंतर्गत हमने देखा कि एक सचिव नियुक्त होगा, दूसरा देखा पुलिस अधिकारी जो पुलिस महानिरीक्षक से नीचे के रैंक का नहीं होगा, और अन्य अन्वेषण और जांच के लिए अन्य अधिकारी और कर्मचारी जो कि पहले से ही राज्य सरकार में पदस्थ होंगे, बस उनका यहां ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, अभी तक कोई नया अधिकारी इसके अंतर्गत हमने नियुक्त नहीं किया है, इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन इसी की उपधारा 2 कहता है कि नया अधिकारी का नियुक्ति कैसे होगा, इसके विषय में उपधारा 2 के में बात की गई है। और नया अधिकारी क्यों नियुक्त किया जाएगा, नया कर्मचारी क्यों नियुक्त किया जाएगा, तो हम देखेंगे धारा 27 की उपधारा 2। और धारा 27 की उपधारा 2 कहता है कि ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाए, राज्य आयोग ऐसे प्रशासनिक तकनीकी और कर्मचारी वित्त नियुक्त कर सकेगा जो आवश्यक समझे। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा नियमित किए गए राज्य आयोग ऐसे प्रशासनिक तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारी वृंद नियुक्त करेगा। सबसे पहला कि कौन कौन से प्रकार के कर्मचारी हो सकते हैं, तो पहले प्रशासनिक कर्मचारी हो सकते हैं, दूसरा तकनीकी प्रकार के हो सकते हैं, और तीसरा प्रकार जो है वो है वैज्ञानिक प्रकार के हो सकते हैं। यानी कोई प्रशासन में प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति करेगा आयोग। जैसे राष्ट्रीय आयोग में किया था वैसे ही इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, आयोग। लेकिन आयोग कैसा कर रहा है, तो राज्य सरकार के नियमानुसार जितना भी चाहिए, राज्य सरकार जैसा नियम बनाएगी उस हिसाब से विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक तकनीकी और वैज्ञानिक नियुक्त किए जा सकते हैं राज्य आयोग के अंतर्गत। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उपधारा 2 जो है, यहां पर 27 की उपधारा 2, ये जो नियुक्ति हो रही है बिल्कुल क्या हो रही है, न्यू नियुक्ति हो रही है। यानी नए लोगों को इसमें मौका मिलेगा, नए लोग प्रशासन के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में या वैज्ञानिक के क्षेत्र में इसमें नियुक्त होंगे। तो इनको वेतन कहां से मिल रहा था, ऊपर वाले को उपधारा 1 के अंतर्गत जो भी थे, इनको तो वेतन पहले से ये नियुक्त से सचिव था तो मिल रहा था, पुलिस महानिरीक्षक था तो मिल रहा था, ये कहीं एसआई था, टीआई था, सिपाही था, उसके वजह से मिल रहा था। लेकिन अब इनके वेतन की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, नई नियुक्ति हो रही है तो नई नियुक्ति के लिए वेतन तो चाहिए। तो उस वेतन या सेवा शर्तें क्या होगी, कितने साल तक काम करेंगे, संविदा में काम करेंगे, परमानेंट होंगे, क्या होगा, तो इसके लिए 27(3) में प्रावधान किया गया कि 27 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो नियुक्ति होगी उसके लिए वेतन, भत्ते, सेवा शर्त, ये सब सेवा शर्तें, ये सब कौन निश्चित करेगा, राज्य सरकार निश्चित करेगी। खत्म हो गया ये। ठीक है, चूंकि अलग से नियुक्ति है
तो अलग से इनको वेतन भी चाहिए। धारा 27(3) के अंतर्गत उनको वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें जो भी होगी राज्य सरकार निश्चित करेगी। आयोग उसको नियुक्त कर रहा है। राज्य आयोग ऐसे प्रशासनिक, तकनीकी और कर्मचारी वृंद की नियुक्ति कर रहा है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार ने पहले से नियम बनाए हैं, उसी के अंतर्गत करेगा, खुद से नहीं कर सकता। अगर केंद्र राज्य सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि जब भी आपको अलग से कोई तकनीकी चाहिए, तकनीक वाला बंदा चाहिए या प्रशासनिक व्यक्ति चाहिए, वैज्ञानिक व्यक्ति चाहिए, तो आपको पहले हमें बताना होगा, हम आपको नियुक्त करके देंगे। तो फिर राज्य सरकार उन्हीं को बस बता देगी, वो फिर नियुक्त करके देंगे। क्लियर है? धारा 27 बहुत आसान है। पहला भाग जो कहता है कि ये नए नहीं है, ये अधिकारी कर्मचारी नया नहीं है, ये पहले काम कर रहे थे, बस उनका ट्रांसफर उस विभाग में हुआ। दूसरा भाग कहता है कि ये नियुक्ति नए हैं, जो कि प्रशासन, तकनीक या वैज्ञानिक के क्षेत्र से हो सकते हैं, वैज्ञान के क्षेत्र से, लेकिन इनकी नियुक्ति आयोग करता है, तो इनके वेतन भत्ते की भी जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा, क्योंकि राज्य सरकार के नियमानुसार ही इसकी नियुक्ति हो रही है। तो धारा 27 हमारा खत्म होगा। अब हम देखते हैं धारा 28, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। जैसा कि हमने राष्ट्रीय आयोग का देखा था, उसी प्रकार से धारा 28 के अंतर्गत देखेंगे राज्य आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट। इसमें दो तरीके की रिपोर्ट है। पहला है वार्षिक रिपोर्ट, तो वर्ष भर में क्या काम किया, उसके अंतर्गत राज्य आयोग, उसके लिए राज्य आयोग एक रिपोर्ट बनाएगा कि पूरे साल में हमने क्या क्या काम किया पिछले साल का। अब दूसरा है विशेष रिपोर्ट, यानी ऐसी कोई रिपोर्ट जो कि वार्षिक रिपोर्ट के लिए हम वेट नहीं कर सकते। मान लेते हैं 5 जनवरी 2025 को एक वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई, जो कि 2024 का था, जो काम हो चुका है वही तो होगा। अब जो नया वार्षिक रिपोर्ट पेश होगा वह 5 जनवरी 2026 को होगा। ठीक, यानी 5 जनवरी 2026 का जो वार्षिक रिपोर्ट होगा वो कौन से साल के लिए होगा? 2025 का जो भी लेखा जोखा होगा उसी में रहेगा। लेकिन एक साल बाद हमको वार्षिक रिपोर्ट देनी है। अगर कोई मामला बहुत जल्दी निपटाना है या उसका रिपोर्ट बहुत जल्दी देना चाहिए, यानी विलंब करना संभव नहीं है, लेट करना संभव नहीं है, संभव नहीं है, तब सरकार तब आयोग क्या करेगी? विशेष रिपोर्ट के रूप में उसे पेश करेगी। यहां तक बात क्लियर हो गई। वार्षिक रिपोर्ट कब पेश की जाएगी? तो जैसे वर्ष खत्म होगा तब क्या रहेगा, उसमें आयोग ने क्या क्या कार्य किए वो रहेगा। विशेष रिपोर्ट क्या होगा? विशेष रिपोर्ट ऐसा रिपोर्ट जब लेट करना, विलंब करना, स्थगित करना किसी भी बात को संभव नहीं है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, तब की स्थिति में विशेष रिपोर्ट ही पेश कर दी जाएगी। धारा 28 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो मुख्य रूप से दो तरीके की धाराएं, उपधाराएं हैं, जिसमें धारा 28 की उपधारा 1 है, और धारा 28 की उपधारा 1 यही बताता है कि वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट के बारे में बताता है। फिर धारा 28 की उपधारा 2 कहता है कि जब यह रिपोर्ट बन जाएगा तो इस रिपोर्ट को किसको भेज दिया जाएगा? राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। ये तो उपधारा मतलब ये तो उपधारा 1 ही बताता है, यही बताता है कि इस प्रकार से रिपोर्ट बनाएगी और राज्य सरकार को भेजेगी। वार्षिक रिपोर्ट हो या विशेष रिपोर्ट, किसको भेजा जाएगा? राज्य सरकार को। चूंकि राज्य आयोग का मामला है तो राज्य सरकार को भेजा जाएगा। अब राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार, बहुत आसान है काम, जो कि आपको पता भी चल गया हो बोलने से पहले। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में पेश कर देगी। विधानसभा है तो केवल विधानसभा में, विधान परिषद है तो विधान परिषद में भी, दोनों में पेश कर देगी। बस पेश कर, चर्चा हो जाएगी उस पर। ठीक,
अब देखते हैं धारा 29, 29 नीचे लिखता हूं। धारा 29, धारा 29 क्या है? बहुत आसान है और बहुत ही आसान है। इसके लिए हमको कुछ धाराओं के नाम मैं यहां पे लिखता हूं, जिसको कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद समझेंगे। एक तो धारा है यहां पे धारा 9, फिर 10, फिर है 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, उसके बाद है 16, 17, 18, 16, 17, 18। ये कुछ धाराएं हैं, ठीक। अब इन धाराओं के विषय में तो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। इन धाराओं के विषय में पहले थोड़ा बहुत क्या पूरा ही पढ़ लिया है, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। और भी कुछ धाराएं लिख देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा समझ में आएगा। धारा 10 की उपधारा 3, धारा 12 का च, खंड च, और धारा 17 का एक, ठीक। अब समझ में आएगा थोड़ा सा। धारा 9 से शुरू करते हैं। धारा 9 क्या था भाई? तो रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधि मान्य होना। चलिए पहले तो देख लेते हैं धारा क्या कहता है। धारा 29, धारा 29 कहता है धारा 9, धारा 10, धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17, 18 के उपबंध राज्य आयोग को लागू होंगे और निम्नलिखित उपांतरों सहित प्रभावी होंगे। और उपांतरण के विषय में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो कहना यह चाहता है कि धारा 12, 13, 14 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जिस प्रकार से राष्ट्रीय आयोग पर लागू हो रहे थे उसी प्रकार से राज्य आयोग पर लागू होंगे। धारा 9 क्या कहता है? धारा 9 कहता है कि रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाही का अविधि मान्य होना। मतलब कहना यह चाहता है कि अगर आयोग में कोई पद रिक्त है तो अगर आयोग ने रिक्ति के दौरान कार्यवाही कर दी तो वह लीगल माना जाएगा, इलीगल नहीं माना जाएगा। ये तो हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आयोग के बारे में। तो उसी प्रकार से राज्य आयोग में भी यह लागू होगा कि राज्य आयोग में कोई पद रिक्त है और राज्य आयोग ने कोई कार्यवाही की तो उस कार्यवाही को गलत नहीं माना जाएगा, इलीगल नहीं माना जाएगा। धारा 10 क्या है? धारा 10 कहता है प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। यानी कैसी कैसी प्रक्रिया चलेगी, प्रक्रिया कैसी चलेगी मतलब आयोग की कार्यवाही कैसी चलेगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी, क्या प्रक्रिया होगी, उसको आयोग चाहे क्या, आयोग खुद ही नियमित करेगा, खुद ही उसको बना लेगा, ठीक। तो वो भी वहां पे हमने राष्ट्रीय आयोग के लिए पढ़ा था, यहां पर राज्य आयोग में भी वही लागू होगा कि राज्य आयोग भी खुद ही नियम बना लेगा। अगर आप चाहें तो इसके सामने लिख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे, ठीक, क्योंकि आप भूल चुके होंगे धारा को। जो कंसेप्ट बताया हूं उसको तो याद होगा, लेकिन धारा को शायद आप भूल चुके होंगे, तो आप उसको लिख लीजिए कि धारा 9 क्या है कि आयोग में कोई पद रिक्त है तो भी उसकी कार्यवाही विधि मान्य होगी। धारा 10 क्या है? तो धारा 10 है कि जब कोई क्या बोलते हैं उसको, धारा 10 है आपका वो आयोग जो है वो खुद से ही अपना नियम बना सकता है कि उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, ठीक, क्लियर। तो ये तो हमने पढ़ लिया धारा 10। धारा 10 जो आयोग खुद बनाएगा। अब धारा 10 की उपधारा 3 जो है उसको ध्यान से यहीं पे कर लेते हैं ताकि दोबारा ना देखना पड़े। इसमें बताया देखिए कि धारा 10 की उपधारा 3 जो है, महासचिव स्थान पर सचिव शब्द रखा जाएगा
धारा 10 का 3 क्या था? तो धारा 10 का 3 था कि आयोग के सभी सदस्य और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित तो होगा। मतलब अगर हम राष्ट्रीय आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय आयोग में हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय आयोग में हमने ये पढ़ा था कि जो भी आदेश, जो भी निर्देश निकाले जाएंगे उसमें उसका जो महासचिव होगा, जो राष्ट्र मतलब केंद्र सरकार में सचिव स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होगा, जिसको कि महासचिव बनाया जाएगा आयोग में, उसके सील साइन से होगा, यानी वो प्रमाणित करके देगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम राज्य के विषय में देखें तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो धारा 10 का उपधारा 3 कहता है कि उस महासचिव की जगह पर, महासचिव किसके लिए यूज हुआ था? तो महासचिव शब्द यूज हुआ था राष्ट्रीय आयोग के लिए। तो कहता है कि महासचिव के शब्द के जगह पर उसको काट करके आपको सचिव लिख देना है, यानी राष्ट्रीय आयोग की जगह में जब राज्य आयोग की बात करेंगे इसका मतलब यह है कि राज्य आयोग के सभी आदेश या निर्देश जो होंगे सचिव द्वारा प्रमाणित होंगे। सचिव कौन? जो राज्य सरकार में एक सचिव स्तर से नीचे का कर्मचारी नहीं, अधिकारी नहीं होगा, जिसको कि आयोग का सचिव बनाया जाएगा, उसी सचिव की बात की जा रही। क्लियर है? अब धारा 11 देख, धारा 11 इसमें है नहीं, धारा 11 पढ़ लिए। धारा 12 देखते। धारा 12 क्या था? धारा 12 था आयोग के क्या क्या कृत्य होंगे। ठीक, तो जो राष्ट्रीय आयोग के कृत्य थे वही यहां पर भी राज्य आयोग के कृत्य होंगे। जितने भी राष्ट्रीय आयोग के काम थे वो सारे काम राज्य आयोग के होंगे, बस एक काम को छोड़कर जो कि था धारा 12 के 4 नंबर पॉइंट में। धारा 12 के 4 नंबर पॉइंट में क्या था कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता होगा, अंतरराष्ट्रीय जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता होगा जिसमें मानव अधिकारों की बात होगी, उन मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय जो संधि समझौते होंगे उसको राष्ट्रीय आयोग क्या करता था? देखता था, उसके बारे में सरकार से सिफारिश करता था बार बार कि वहां पे आपने साइन करके आया है कि हम इस प्रकार से मानव अधिकार देंगे, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए, लागू करना चाहिए। तो यहां पर जो सभी इसको मिलेंगे, यानी राष्ट्रीय आयोग के जो कृत्य होंगे सारे कृत्य इसको होंगे, लेकिन एक 4 नंबर पॉइंट इसका काम नहीं होगा, यानी अंतरराष्ट्रीय संधि से संबंधित कोई भी मामला ये नहीं देखेगा, यानी उसकी सिफारिश नहीं करेगा। अब देखते हैं उपधारा 13। उपधारा 13 देखता है जांच से संबंधित शक्तियां। जांच से संबंधित शक्तियां जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आयोग को क्या है, जांच के दौरान एक सिविल न्यायालय के बराबर शक्तियां प्राप्त होंगी। सेम राष्ट्रीय आयोग की जगह पर राज्य आयोग करिए, राज्य आयोग को भी वो सारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो राष्ट्रीय आयोग को प्राप्त है। इसके बाद हम देखते हैं धारा 14। धारा 14 मतलब अन्वेषण। अन्वेषण के अंतर्गत हमने देखे थे कि अन्वेषण के अंतर्गत हमने देखा था कि आयोग जो है, जो राष्ट्रीय आयोग था, वह जांच और अन्वेषण के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार या उसके जो केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं या उसके अन्वेषण अभिकरण है, जांच एजेंसियां हैं, उन जांच एजेंसियों से मदद ले सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कह करके उनसे मदद ले सकती है, और जब वो उनसे मदद लेगा यानी फिर वो आयोग के लिए काम करेंगे। उसी प्रकार से राज्य आयोग भी यहां पर जांच एजेंसियों से, केंद्र सरकार के अधिकारी से, राज्य सरकार के अधिकारी से या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बनाई गई जांच एजेंसियों से मदद ले सकती है। और जब ये मदद करेंगे राज्य आयोग की, इसका मतलब राज्य आयोग के प्रति जवाबदेह वो हो जाएंगे। ठीक, अब धारा 14 खत्म हो गया। धारा 15 देखें, आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किया गया कथन। मतलब ये इसमें हमने देखा था कि आदमी झूठा नहीं बोल सकता, सच बोलना ही पड़ेगा, तो वो चीज है न्यायालय वाला माना जाएगा। जो भी झूठी गवाही नहीं दी जाएगी, सॉरी वो मतलब जो भी धारा 15 क्या था, धारा 15 ये था कि जो भी गवाही आप आयोग के सामने देंगे उसको फिर उसको आधार बना के कहीं पर आपके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता।
तो यहां पर भी राज्य आयोग के सामने जो भी गवाही देंगे उसको आधार बना के कहीं पर केस नहीं चलाया जा सकता। ठीक, फिर धारा 16 था। धारा 16 क्या था कि आयोग जब भी कार्यवाही करेगा और आयोग के कार्यवाही करने के दौरान किसी पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, यानी जिस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है तो उस अधिकारी कर्मचारी को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, धारा 16 के अंतर्गत। धारा 17 के अंतर्गत था शिकायतों की जांच। ठीक, जहां से प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि शिकायत कैसे जांच किए जाएंगे शिकायतों की, जिसमें राज्य सरकार जो है आयोग जो है शिकायतों की जांच की प्रक्रिया अपनाता है और वो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकता था। आपको याद आएगा होगा, धारा 17 था। तो यहां पर जो है, यहां पर भी सेम रहेगा, लेकिन एक चीज चेंज रहेगा जो कि धारा 17(1) के अंतर्गत है, जो कि केंद्र सरकार से और किसी राज्य सरकार से, ये चीज नहीं रहेगा। मतलब आयोग को सारी शक्तियां या फिर सारी जो जांच की प्रक्रिया है सेम फॉलो होगी, लेकिन जब ये रिपोर्ट मांगेगा तो केवल और केवल राज्य सरकार से ही मांग सकता है। और कौन सी राज्य सरकार? जिस राज्य सरकार का वह आयोग बना हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य आयोग है तो छत्तीसगढ़ की सरकार से मांगेगा, मध्य प्रदेश की सरकार से नहीं मांग सकता, केंद्र सरकार से नहीं मांग सकता, भारत सरकार से। बाकी सारी प्रक्रिया सेम रहेगी। ठीक, अब देख लेते हैं धारा 18। जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्यवाही, यानी कि जो केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आयोग जो कार्यवाही के लिए बोल सकता था वो सब कार्यवाही के लिए राज्य ये बोल सकता है। ठीक, तो यहां तक हमारा खत्म हो चुका है अध्याय 5। और अध्याय 5 के अंतर्गत हमने राज्य आयोग के बारे में पूरा पढ़ लिया है। हालांकि ये वीडियो थोड़ा छोटा है, 30-32 आधा घंटे का है, लेकिन ठीक है। ठीक, यहां से हमने पढ़ा धारा 27 से, नहीं धारा 26 से पढ़ा, धारा 26 से पढ़ा। और इसमें हमने देखा, अध्यक्ष, और थोड़ा सा आंख बंद कर लीजिए, मैं रिवाइज करा देता हूं। राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते आदि के बारे में बताया गया। तो इसमें 2 बातें कही गई है। पहला, वेतन भत्ता जो भी निर्धारित करेगा राज्य सरकार करेगा, बाद में उसमें लाभकारी अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता। धारा 27 के अंतर्गत हमको 3 उपधाराएं पढ़नी है। पहली उपधारा जिसमें कि सचिव की नियुक्ति करता है, यानी ट्रांसफर करता है एक्चुअल में उस आयोग में। दूसरा, एक महानिरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी, उसमें ट्रांसफर करेगा। अन्य अधिकारी कर्मचारी जो राज्य सरकार के अधीन काम करे तो उनको उस विभाग में, यानी आयोग वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देगा। धारा 27 की उपधारा 2 कहता है कि वैज्ञानिक हो, तकनीक हो या प्रशासनिकों की नियुक्ति करना है तो आयोग जो है खुद करेगा, राज्य सरकार उसके लिए नियम बनाएगा। धारा 27 की उपधारा 3 कहती है कि जो प्रशासनिक, तकनीकी या वैज्ञानिक की नियुक्ति हुई है उसका वेतन कैसे दिया जाएगा, तो राज्य सरकार उसके लिए नियम बनाएगी, वैसे ही वेतन दिया जाएगा। धारा 28 कहता है राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। तो धारा 28 के अंतर्गत वार्षिक और विशेष रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। जब 1 साल बीत जाएगा तो वार्षिक रिपोर्ट दिया जाएगा। विशेष रिपोर्ट जिसमें लेट करना संभव नहीं, विलंब करना संभव नहीं, तो वार्षिक विशेष रिपोर्ट दिया जाएगा। राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा, राज्य सरकार फिर इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में पेश कर देगी। धारा 29 कहता है कि कुछ धाराएं हैं जो कि राष्ट्रीय आयोग में जो लागू थी वही यहां पर भी लागू हो जाएंगी, और उसके विषय में अभी हमने क्लियर कट देख लिया है। तो मेरे ख्याल से अब ये क्लास हो गया खत्म। अब हम देखेंगे मानव अधिकार न्यायालय, जो कि अध्याय 6 का विषय है। और अध्याय 6 में 2 ही धाराएं हैं, छोटी धाराएं हैं। मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का मैक्सिमम क्लास होगा। उसके बाद फिर हम अगले वित्त, लेखा और संपरीक्षा पर चलेंगे। लेकिन आगे की जो क्लासेस हैं, जहां से हम मानव अधिकार न्यायालय खत्म करेंगे, उसके बाद की जो क्लासेस हैं वहां से संभवतः प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी हम उसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ताकि प्रश्न पूछे भी जाए तो कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर नहीं भी पूछे जाते हैं तो कम से कम आपका कंसेप्ट तो क्लियर ही रहे, सोच विचार समझ तो अच्छा ही रहे। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।